मेरा नाम सुमन है और मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरा यह सुख भरा जीवन खत्म हो गया और दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। हमारे पूरे फैमिली में मैं ही अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। जब मैं 7 साल की थी तब मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी और नौकरी भी करती थी, इसलिए पिताजी के जाने के बाद भी उन्होंने नौकरी जारी रखी। उन्हें लगता था कि इसी से मेरी परवरिश अच्छी तरह हो पाएगी। मेरी मम्मी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहती थी। वो अपनी मेहनत से कमाए पैसों से हमारा गुजारा चलाती थी। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं भी पढ़ लिख कर उनकी जैसी मजबूत औरत बनूं, ताकि मुझे कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। पर माँ को कहाँ पता था कि बुरा वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। एक दिन मेरी मम्मी स्कूल से लौट रही थी, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने उसी समय दुनिया छोड़ दी। वो दिन मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। सुबह ही मुझे स्कूल छोड़ने वाली मेरी माँ हंसते हंसते विदा लेके गईं, लेकिन लौटकर ही नहीं आई। आखिरी वक्त में भी मुझे उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। मम्मी के जाने के बाद मेरे मामा और मामी आए। मेरी मम्मी के 2 भाई और 3 बहनें थीं, जो सब अब अपने अपने घरों में बस चुके थे। मम्मी ने खुद अपने बाल पर अपने सभी भाई बहनों का जीवन बसाया था। मम्मी के जाने के बाद मुझे समझ आया कि अब मेरे पास कोई अपना बचा नहीं है। घर के लोग कुछ दिन तक तो मेरी देखभाल करते रहे, पर धीरे धीरे अब सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारियों में उलझ गए थे। मम्मी के बिना मेरा जीवन मानो वीरान सा हो गया था और अब मेरा हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता है। मम्मी के बगैर इस सूने घर में अब बस अकेलापन ही मेरा साथी था। मेरे ज्वाइंट फैमिली में मेरे 3 चाचा थे। मेरे पापा मेरे तीनों चाचाओं से बड़े थे, लेकिन सभी धीरे धीरे अपने बाल बच्चों और बिबियों में व्यस्त रहने लगे। तब तक मैं मम्मी के जाने के गम से उबर नहीं पाई थी। मैं बस दिन रात बिस्तर पर पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मम्मी के निधन का दूसरा हफ्ता बीत गया। फिर मेरी बड़ी चाची ने पूरे घर का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया। पहले तीनों चाचियां और मेरी मम्मी घर का कामकाज मिलकर जुलकर करती थी और आपस में अच्छी दोस्ती रखती थी, जिससे किसी को काम का बोझ नहीं लगता था। लेकिन मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अब सब मुझे अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। चाचाएं भी बाहर रहते थे और रात को ही घर आते थे। मम्मी के जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मम्मी के निधन के अब 20 दिन बीत चुके थे। उसके बाद मेरे मामा मुझसे मिलने आए। उन्हें देखते ही मैं उनसे लिपट कर रो पड़ी। तब मामा ने मेरी बड़ी चाची से पूछा कि सुमन इतनी उदास क्यों है? तो चाची ने कहा, आपकी भांजी के नखरे अब हमसे संभलते नहीं हैं। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती है। अगर आपको मंजूर हो तो आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। तब मेरे मामा को ऐसा लगा जैसे उन्हें बहुत ही जरूरी बात कहनी है। मामा ने मुझे गले से लगा लिया और कहा कि वे मुझे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। फिर मामा ने मेरी सारी चीजें बांधने को कहा और उसके बाद मामा मुझे लेके अपने घर चल दिए। मामा के घर जाने के बाद भी मेरे जीवन में शांति नहीं आई थी, क्योंकि मेरी मामी मेरी उपस्थिति से खुश नहीं थी। उन्होंने मामा से कहा कि तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? तब मामा ने समझाते हुए कहा कि ये अब हमारे साथ ही रहेगी और ये भी हमारे लिए हमारी बेटी जैसी है। तब मामी को बहुत गुस्सा आ गया और वे नाराज होने लगी, पर मामा ने कहा कि वे मुझे उनकी बेटी की तरह ही रखेंगे। फिर मामा ने मुझे वहीं पर एक कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। उसके बाद मैं कॉलेज जाने लगी। मामी का व्यवहार मेरे साथ हरदम गर्म हो रहता था, फिर भी मैं सारे काम करने की कोशिश करती थी। कॉलेज से लौटते ही घर का काम करने लगती थी। फिर भी मामी हर समय मुझ पर ताने मारती, लेकिन मैं सब चुपचाप सहन करती थी। मेरे मामा की बड़ी बेटी दामिनी के लिए मेरी मामी अमीर घर के रिश्ता देख रही थी। दामिनी का स्वभाव भी मेरे प्रति बदल गया था। यहाँ वह मुझसे बात तक नहीं करती थी और उनकी छोटी बेटी दिव्या, जो पहले तो मुझसे मीठी मीठी बातें करती थी, अब वह भी मुझसे दूरी बनाने लगी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। यहाँ भी मैं अकेली और बेबस महसूस करती थी। मेरे लिए जीवन का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि हर दिन एक नई चुनौती मेरे सामने खड़ी होती थी। एक दिन की बात है, शहर के एक बड़े रईस आदमीजादे का रिश्ता मेरी मामी की बड़ी बेटी दामिनी के लिए आया। तब मेरी मामी बहुत खुश थीं, क्योंकि उनकी बेटी के लिए उनके मन मुताबिक रिश्ता आ गया था। अब दोनों परिवारों ने सभी बातें तय कर ली थी और उनकी बेटी की सगाई का दिन आ गया था।
सगाई के लिए मामी ने मुझे भी बहुत अच्छे कपड़े पहनाए, वैसे ही जैसे उनके बच्चों के लिए खरीदे थे। मुझे वह नए कपड़े पहनकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मामी ने कहा, देख, तुझे सारे काम संभालने हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब मैंने भी कह दिया, मामी आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगी। लड़के वाले अभी तक नहीं आए थे। तब मैं मामी के कमरे से कुछ सामान लाने गई। जैसे ही मैं मामी के कमरे से सामान लेकर बाहर निकल रही थी कि अचानक वह सब सामान मेरे हाथ से गिर गया। तभी एक आदमी सामने से आया और बोला, मैडम क्या तुम्हें दिखता नहीं है? फिर मैंने जल्दबाजी में सामान उठाई और जाने लगी, लेकिन उस आदमी की नजर मुझ पर ही थी। शायद मुझे पहली बार देखकर वह हैरान था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वह मुझे पसंद कर बैठा था। सगाई का फंक्शन अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन वो लड़का बार बार मुझे ही देख रहा था। वो मेरे मामा के बेटे राहुल का दोस्त था। राहुल ने उसे अपनी बहन की सगाई में बुलाया था। शादी की तारीख भी कुछ समय बाद की ही रखी गई थी। शादी की तैयारियों में मैं मामी का बहुत साथ दे रही थी, लेकिन इस चक्कर में मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। मेरे पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ के कामों में इतना उलझी थी कि मुझे इसका बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर कुछ ही दिनों बाद जब दामिनी की शादी का दिन आ गया, तब तक मैं घर के कामों में इतनी उलझ चुकी थी कि कुछ जरूरी कपड़े रखना ही भूल गई। काम का इतना बोझ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या याद रखना है। मेरा दिमाग जैसे काम करना ही भूल गया था। तब मामी को जब कपड़े नहीं मिले तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया। मेहमानों के सामने तो वो दिखावा करती थी कि जैसे मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रही हो, लेकिन असल में मुझे सुनाने के लिए वो बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगी। बार बार कहने लगी कि तू मेरी बेटी के कपड़े रखना कैसे भूल सकती है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने कपड़े ठीक से मामी के ही अलमारी में रखे थे, लेकिन वह कपड़े वहां नहीं मिले। मुझे लगा कि मामी जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। तब मामी ने मुझसे कहा, तू अपने आप को हमारे घर का हिस्सा मत समझ। मैं तुझे अपने पति की वजह से यहाँ रख रही हूँ। तेरी जैसी लड़की के लिए तो मेरे घर में जगह देना भी एक बहुत बड़ा एहसान है। तेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है और तू अब पढ़ाई की धौंस जमाने लगी है। तुझे पढ़ाई का इतना ही शौक है तो घर के कामों में हाथ बंटा। तब उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं चुपचाप सुनती रही। आगे मेरी मामी बोली, हम तुझे खाना देते हैं, यहाँ रहने को अच्छा कमरा दिया है, तो बदले में तुझे थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तू मुफ्त में रह रही है। नौकरानी को भी काम करने पर ही जगह मिलती है। तेरी मम्मी का देहांत हुआ और तू हमारे पास आई है, फिर भी तेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता। यही वजह है कि तुझे तेरी चाची ने यहाँ भेज दिया, क्योंकि वो भी तेरा यह रवैया सहन नहीं कर पाई। तेरे में तो इंसानियत भी नहीं है। अच्छा होता कि तेरी मम्मी तुझे अपने साथ ही ले गई होती। मामी के ऐसे कठोर शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी नजर मामी के कमरे में रखे बक्से पर पड़ी। तब मुझे अचानक याद आया कि दामिनी के कपड़े शायद उसी बक्से में होंगे। फिर मैंने जल्दी से वो बक्सा खोला और कपड़े निकालकर मामी को दे दिए। उसके बाद मैं रोते हुए कमरे से बाहर निकली ही थी कि फिर से मैं उसी लड़के से टकरा गई। अब मुझे उस पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने कहा, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हर बार मेरे ही सामने आ जाते हो, देख कर नहीं चल सकते? लेकिन वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारे जैसे लड़कों की आदत हो गई है जो बार बार मेरे सामने आकर टकरा जाते हैं। आगे से आंखें खोलकर चला करना। मेरे इस जवाब पर उसके चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। फिर मैं चुप हो गई और बस रोते रोते चली गई। अब शादी का दिन आ गया था और सबको मंडप में जाना था। तब राहुल और उसके दोस्त मुझे भी मंडप में ले जाने के लिए आए। तब मैं रास्ते में कई बार राहुल के उसी दोस्त से मेरी मुलाकात होती रही, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। शादी के दौरान मुझे दुल्हन के कमरे का सारा सामान कार में रखने के लिए कहा गया था। मैं दुल्हन के कमरे में गई ही थी कि फिर से राहुल के उस दोस्त के सामने आ गई। इस बार मैंने गुस्से में कह दिया, तुम्हें हर बार मेरे ही सामने क्यों आना होता है? तुम दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो? तब उसने गुस्से में जवाब दिया, पहली बार जब टकराए थे तो मेरी गलती थी, लेकिन उसके बाद तुम ही बार बार मेरे सामने आ जाती हो। पहले मुझे ही दोष दे रही थी और अब खुद आकर टकराती हो। तब उसके तीखे शब्द सुनकर मैं चुप हो गई और अंदर ही अंदर सोचने लगी कि शायद मेरी गलती थी। मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हर बार जल्दबाजी में आकर उससे टकराना सही नहीं था। खैर, शादी तो ठीक ठाक से हो गई,
लेकिन शादी के बाद भी मेरी मामी ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। शादी के बाद अब मैं घर का सारा काम संभालने लगी थी। मामी ने मुझे रसोई का सारा काम सौंप दिया था। मुझे पहले कभी खाना बनाना नहीं आया था, क्योंकि पहले ये सब काम दामिनी करती थी और मैं तो बस कॉलेज जाती थी और फिर आराम करती थी। तब मामी ने ताने देते हुए कहा, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता? फिर उन्होंने मुझे मोबाइल दिया और कहा, देख, आजकल सब मोबाइल पर सब कुछ सीख सकते हैं। तब मैं खाना बनाना सीखने में इतनी व्यस्त हो गई कि मेरी पढ़ाई का नुकसान होता रहा। घर के कामकाज में थककर चूर हो गई थी और कॉलेज गए हुए भी लगभग 2 महीना बीत चुका था। तब मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो, मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। जब मैं तैयार होकर निकलने लगी तो मामी ने देख लिया। फिर वो बोली, कहाँ जा रही है? मैंने कहा, मामी, कॉलेज जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए कॉलेज गए। तब मामी ने गुस्से से कहा, अब कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठकर काम काज संभाल। अब शादी ब्याह का समय नहीं रहा, तुझे घर के ही काम करने होंगे। तब मैंने उनसे मिन्नत की कि मामी प्लीज मुझे जाने दो, कॉलेज से आकर मैं सारा काम संभाल लूंगी। इतने में मेरे मामा आ गए और उन्होंने पूछा, अरे बेटा, कॉलेज क्यों नहीं जा रही? जल्दी जा, वरना लेट हो जाएगी। मामा की बात सुनकर मैं जल्दी से कॉलेज चली गई। जब कॉलेज पहुंची तो वहां पर एक नई परेशानी मेरा इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर ने कहा कि अब 3 महीनों की फीस एक बार में जमा करनी होगी, क्योंकि परीक्षाएं पास आ रही थी। तब मैंने प्रोफेसर से कहा कि मैं कल आकर फीस जमा कर दूंगी। उस रात को सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मामा ने कहा, सुमन, तेरी कॉलेज की फीस तुझे जमा करवा देनी चाहिए। तब मैंने मामा से पैसे मांगे तो मामा ने कहा, मैंने तेरी मामी को फीस के पैसे दे दिए हैं, उनसे ले लेना और जाकर जमा कर देना। तब मुझे संतोष हुआ कि अब फीस की चिंता नहीं है। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने से पहले मामी से पैसे मांगने गई तो मामी ने गुस्से से कहा, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, पढ़ाई लिखाई का क्या करना है, घर का काम देख। तब मैं रोते हुए उनसे मिन्नत की, मामी प्लीज मेरा पढ़ाई बंद मत कराइए। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। तब मामी ने कड़े स्वर में कहा, तेरी माँ को पढ़ाई कराने के लिए उसके माँ बाप थे, हमारे पास इतनी जिम्मेदारी उठाने का समय नहीं है। तब मैंने मामी से माफी मांगी, फिर भी वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और धमकी दी, अगर तू मामा से जाकर कहेगी तो मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगी। अब मैं अंदर तक टूट गई और अपने कमरे में जाकर खूब रोई। उस दिन शाम तक रोती ही रही। शाम में मामी कमरे में आई और बोली, उठो, घर का कामकाज संभालो, सारा दिन यूं ही पड़ी रहती हो। मैं चुपचाप काम करने लगी। तभी मैंने मामा और मामी को आपस में बातें करते सुना। मामा कह रहे थे, कल शाम को दिव्या के लड़के वालों से मिलने का कार्यक्रम है। लड़के की माँ ने फोन किया था कि वो दिव्या का रिश्ता हमारे घर लाना चाहती है। तब मामी ने कहा, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि दिव्या की पढ़ाई पूरी हो, फिर इस साल उसका रिश्ता तय करके जल्दी से शादी कर दें, फिर उसके बाद तुम्हारी भांजी की बारी आएगी। तब मामी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो प्रोफेसर ने फिर से मेरा अपमान किया और कहा, तुम्हारी फीस जमा नहीं है, तुम परीक्षाओं में नहीं बैठ पाओगी। तब मैं शर्मिंदा होकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही मामी ने फिर से काम में लगा दिया। मैं चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। तभी लड़के वाले मिलने आए और मैंने उनके सामने नाश्ता परोसा। फिर मामी ने मुझे कहा, सुन सुमन, तू अंदर ही रहना, बाहर मत आना। इसलिए मैं रसोई में ही खड़ी थी। तभी दिव्या रोती हुई मेरे पास आई। मैंने पूछा, क्या हुआ दिव्या, तू रो क्यों रही है? तब वो बोली, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे साथ ऐसा करेगी, तुझे अच्छा लगेगा अगर मम्मी तेरे साथ भी ऐसा करे। तब मैंने कहा, क्या बात कर रही है, आखिर हुआ क्या है? तब दिव्या ने कहा, तुझे पता है कि मैं अमित को पसंद करती हूँ। कल उसकी माँ ने फोन करके हमारे घर रिश्ता लाने की बात कही तो मैं समझी कि अमित ने ये मेरे लिए ही कहा होगा, लेकिन आज जब उसकी माँ हमारे घर अमित का रिश्ता लेकर आई तो मैं बहुत टूट गई। मुझे लगता था अमित मुझे पसंद करता है, पर अब लगता है कि तूने ही कुछ गड़बड़ की है। दरअसल दोस्तों, अमित राहुल का वही दोस्त है जो मुझे बार बार टकरा रहा था, जिसके चलते दिव्या को मुझसे गलतफहमी हो गई थी। तब मैंने उसे समझाने की कोशिश की, ये मेरी गलती नहीं है क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इतने में अमित की माँ ने मामी से कहा, हम इस बारे में अपने पति से बात करके जवाब आपको देंगे। फिर वो चली गई। तब भी मामी को तो पता था कि दिव्या अमित को पसंद करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे ताने मारे और कहा कि तेरा तो अमित के साथ अफेयर चल रहा होगा ना,
अमीर लड़का है, इसलिए तूने उसे अपने जाल में फंसा लिया होगा। मामी पहले से ही चाहती थी कि अमित का रिश्ता दिव्या से हो, लेकिन अब जब मेरे लिए रिश्ता अमित के घर से आया तब मामी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पहले उनकी बेटी की शादी होनी चाहिए, फिर मेरा। फिर मामी ने मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाए, जिन्हें मैं चुपचाप सुनती रही और रोती रही। बाद में मामा ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा, अमित के घर से तेरे लिए रिश्ता आया है। अमित तुझे पसंद करता है और तुझसे शादी करना चाहता है। तब मैंने कहा, मामा, मुझे अमित पसंद नहीं है और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनके घर से रिश्ता क्यों आया। तब मामा ने मेरी बात सुना और फिर अमित के परिवार को मना कर दिया। अगले दिन अमित की माँ हमारे घर आई और मामा से बात करने लगी। उन्होंने कहा, हमारा बेटा आपकी भांजी को पसंद करता है और उसे बहुत खुश रखेगा। तब मामा ने कहा, हमारी भांजी को आपका बेटा पसंद नहीं है। लेकिन अमित की माँ ने कहा, बस एक बार उसे समझाकर तो देखिए। फिर मामा ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी मामी तुम पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन अगर तुझे अमित पसंद है तो ये रिश्ता तेरे लिए अच्छा है। तब मामा ने मुझे समझाया कि अमित का परिवार अच्छा और अमीर है, ये रिश्ता मेरे भाग्य से है। तब मैंने मामा की बात सुनी और उनके कहने पर हाँ कह दी। इस तरह मेरा रिश्ता अमित से पक्का हो गया। अभी मेरी शादी में 2 साल का वक्त था, तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई, लेकिन फीस न होने की वजह से प्रोफेसर ने मुझे फिर से डांटा और कहा, कल से फीस लेकर आना, नहीं तो कॉलेज मत आना। तब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं कॉलेज कैंपस में ही बैठकर रोने लगी। तभी मेरे क्लास के एक लड़का, जो अक्सर मुझे देखता रहता था, उसका नाम रौनक था, वह मेरे पास आया और पूछा, तू क्यों रो रही है? तब मैंने उन्हें अपनी फीस की समस्या बताई। उसने मेरी बात सुनकर अपनी जेब से 50,000 रुपये निकालकर मेरे हाथ में दिया और कहा, तू अपनी फीस जमा करवा दे। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने कहा, ये रख ले, ये पैसे तुझे पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं। फिर रौनक ने कहा, मैं रोज तुझे प्रोफेसर द्वारा अपमानित होते नहीं देख सकता, इसलिए ये पैसे ले और तू फीस जमा कर दे। जब तेरे पास पैसे हों तब मुझे लौटा देना। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शुक्रिया कहा और उसकी दी हुई रकम से अपनी फीस भर दी। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी। घर पर मामी को लगा था कि कॉलेज से मुझे निकाल दिया जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि रौनक ने मेरी मदद की थी। अगले दिन जब मैं घर आई तो मामी को लगा कि आज भी मैं रोकर ही आऊंगी, लेकिन मुझे चुपचाप देखकर वह हैरान थीं। मैंने अगले कुछ दिनों में पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि रौनक कॉलेज नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरे ऊपर उस उधारी को चुकाने का दबाव था ताकि उसका एहसान चुका सकूं। एक दिन जब वह कॉलेज आया तो उसने मुझे बुलाया और कहा, तूने मेरे पैसे कब लौटाने का सोचा है? तब मैंने कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मामा शहर से बाहर हैं, पैसे का इंतजाम होते ही तुझे लौटा दूंगी। लेकिन उसने कहा, तेरे पास सिर्फ 5 दिन है, नहीं तो मेरे पास तुझे लेकर और भी तरकीबें हैं। तब मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई और पूरी तरह से घबरा गई। घर आकर मैं परेशान थी। तभी अमित मुझसे मिलने आया। उसने मुझे देखते ही हंसते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों है? लेकिन मैं कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मामी से फीस के पैसे मांगे तो उन्होंने कह दिया कि पैसे नहीं हैं। मैं पूरी रात परेशान रही। उधर रौनक मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। अब तो वह सिर्फ मुझे 10 घंटे का समय दे दिया। अगले दिन जब मैं मामी के साथ बाजार गई तो अचानक मेरी नजर रौनक पर पड़ी। उसे देखकर मैं घबरा गई क्योंकि वह मुझसे बार बार मिलने के संकेत कर रहा था। मैंने चुपचाप उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मन में चिंता और बढ़ रहा था। अब रौनक के दिए हुए 10 घंटे ही बचे थे। अगले दिन रौनक का मेरे पास फोन आया। उसने कहा, अगर तुझे मेरे पैसे वापस नहीं करनी तो कल मेरे घर आ जाना। याद है ना, मैंने तुझ पर पैसे खर्च किए थे, मेरी मेहरबानी का गलत फायदा मत उठा। तब मैंने कहा, भाई बस थोड़ा सा वक्त दे दे, पैसे का इंतजाम होते ही तुझे दे दूंगी। लेकिन रौनक ब्लैकमेल करने लगा। वह बोला, मुझे पैसे चाहिए या कुछ और, 2 घंटे में मेरे घर आ नहीं तो मैं खुद तेरे घर आऊंगा। ये सुनकर मैं रात भर टेंशन में रही, नींद भी नहीं आई। सुबह उठते ही मेरे घर के फोन पर घंटी बजी। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला, फिर थोड़ी देर बाद देखा कि रौनक का फोन था। उसने कहा, याद है ना, 2 घंटे में मेरे घर आना है, आज मैं कॉलेज भी नहीं जा रहा, तेरी ही राह देख रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं डर गई और रोने लगी, मगर फिर भी उससे मिन्नतें की,
भाई थोड़ी मोहलत दे दे, इंतजाम होते ही दे दूंगी। पर उसने साफ मना कर दिया। तब मैं डरी सहमी रौनक के घर की ओर बढ़ने लगी। वहां पहुंची तो देखा वो बहुत खुश लग रहा था। उसने मुझे देखा और कहा, क्या बात है, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई? मैंने कहा, थोड़ा और समय दे दे भाई। इस पर वो बोला, अब तो कोई शर्त नहीं चलेगी, पैसे नहीं है तो अब मेरे साथ चल बिना किसी बहाने के। इतना कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और जबरदस्ती करने लगा। तभी एक आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाया आया और रौनक की कॉलर पकड़ लिया। फिर गुस्से में बोला, क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है? इसे ब्लैकमेल करना बंद कर और इसकी मजबूरी का फायदा मत उठा, वरना। उसने रौनक को धमकाया और उसके चंगुल से मुझे छुड़ाया और मुझे वहां से अपने साथ ले गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा मंगेतर अमित था। वह गुस्से में गाड़ी चला रहा था। वह मुझसे कुछ भी नहीं बोला। मैं बस डरी सहमी चुपचाप बैठी थी। उसके घर पहुंचने पर उसने मुझे अंदर ले जाकर अपने मम्मी को सारी बात बताया। उसकी मम्मी गुस्से में बोली, तू तो हर महीने खर्च के पैसे अपने मामा से लेती है, फिर क्यों उधार लिया? इस पर अमित ने कहा, मम्मी ये मजबूरी में थी। उस लड़के ने इसका फायदा उठाकर इसे ब्लैकमेल कर रहा था। आज मैंने इसे बचा लिया। उसकी मम्मी ये सुनकर चुप हो गए। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी भी ऐसे इंसान से मदद नहीं लेनी चाहिए जो बाद में उसका गलत फायदा उठाने लगे। एक दिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई और अपने मामा से कहने लगी कि मामा वह ऐसे कैसे कर सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। तब मामा ने मुझसे पूछा, बेटी सब ठीक तो है, आखिर क्या हुआ है? तब मैंने कहा, मामा मैं अमित से प्यार करने लगी हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे मन को उसकी खुशी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब से मैं सुनी हूँ कि मुंबई में अमित की कॉलेज की एक लड़की ने उसकी मदद की है और वह लड़की मम्मी को सहेली की बेटी है। मुझे लग रहा है कि मामी जानबूझकर अमित को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित मेरे से दूर हो रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद मैं अमित पर शक करना शुरू कर दी। इतना सुनकर मेरे मामा बहुत गुस्से में आ गए और मेरी मम्मी को डांटने लगे। मामा बोले, अगर अमित वहां सही समय पर न पहुंचता तो कौन जानता है मेरी बेटी का क्या होता। तब मामा ने बहुत गुस्से में कहा, तुझे पता भी है तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ये लड़की कितनी मुसीबत में पड़ गई है। बेटी के लिए हमारी जिम्मेदारी थी कि उसे संभालें और उसे किसी का सहारा न लेने दें। फिर मामा तुरंत अमित के माँ को कॉल लगाए और उसे जल्द से जल्द घर बुलाने को कहा। जब अमित आया तब मामा ने अमित की तरफ देखे और बोले, बेटा सुमन को बचाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से जल्दी तेरी और सुमन की शादी हो जाएगी। फिर मामा ने मुझसे कहा, बेटी अगर तेरी मामी ने तुझे पैसे दे दिए होते तो तुझे किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। तब मैं चुपचाप अमित को देखती रही। थोड़ी देर बाद में हम दोनों अकेले कमरे में थे। तब अमित ने मुझसे कहा, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, हर बार तुझे देखने यहाँ आता हूँ, पर तू मुझसे बात भी नहीं करती। मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ ये जानकर भी तू दूसरों पर भरोसा करती है। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोचा, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर मैं अमित के साथ हूँ जो हर समय मेरा साथ देता है। अब मेरी पढ़ाई का सफर भी पूरी हो चुकी थी और अब मेरी मामी का भी पूरा मूड बदल गया था। पहले जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया था, अब उसे लेकर उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्होंने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगी। तब उनकी आंखों में पश्चाताप और स्नेह साफ झलक रहा था। अब हमारे बीच के सारे गिले शिकवे मिट गए हैं। हम एक बार फिर से उसी तरह हंस बोल रहे हैं जैसे पहले जब मम्मी हुआ करती थी तब होता था। मुझे आज अपनी मम्मी से और खुद से भी गर्व है कि मैंने हार नहीं मानी और अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कहानी से बाकी लड़कियां भी सीखें कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए और हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की थोड़ी सी बड़ी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए